रखें लंबी अवधि के लिए आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या डोमिनेट कर सकता है अगले कुछ समय में, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर राजेश कोठारी, मैनेजिंग डायरेक्टर अल्फा इक्विटी एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सही मायने में अगर आप देखें, आपने एक बहुत अच्छे टाइम पे अपने पोर्टफोलियो का डेडिकेशन जो था वो स्मॉल कैप मिड कैप पे ज़्यादा बढ़ाया और उसका अल्टीमेटली आप देखें बेनिफिट नज़र आ रहा है। जिसने भी सिंस मार्च अपने आप को कैपिटलाइज किया स्मॉल कैप पे लार्ज कैप पे, उन्होंने अच्छा अगर आप देखें मूव क्रिएट किया, लोगों के पीएमएस में अच्छे पैसे बने, पोर्टफोलियो में अच्छे पैसे बने। अभी की प्लेसमेंट इस क्वार्टरली अर्निंग्स को देखने के बाद लग कैसी रही है आपको? क्या अभी भी आपका स्लिप, आपका झुकाव मिड कैप स्मॉल की तरफ ज्यादा रहेगा वर्सेस लार्ज कैप? वीरेंद्र जी, बेसिकली ऐसा है कि मार्केट कैप इज नॉट डिसाइडिंग कि कहाँ पे झुका होना चाहिए। जहां पे ग्रोथ है वहां पे झुका होना जरूरी है। तो एक बेसिकली मेगा कैप जो टॉप 20-30 कंपनी है, तो वहां पे थोड़ी ग्रोथ की चैलेंज है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 52,000 कंपनीज का जो यूनिवर्स है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। सो इट इज जस्ट नॉट मार्केट कैप स्पेसिफिक। इंपॉर्टेंट इज टू फोकस ऑन द ग्रोथ, कि ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, और ये ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर्स है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में रेस्ट्रिक्टेड है, ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर्स है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ जो सिर्फ सिंगल डिजिट हुआ था, नाउ इट इज बैक टू ऑलमोस्ट 15% प्लस। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ है। एंड दैट क्रेडिट ग्रोथ ये जो स्ट्रॉन्ग है, वो आपको हर मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको हर सेक्टर में दिखेगी। तो मार्केट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो दिस क्वार्टर इज रीजनेबली गुड। पहले काफी लोगों की चिंता थी कि फर्स्ट क्वार्टर कैसा रहेगा, क्या मार्जिन्स बहुत प्रेशर में रहेंगे, क्या अर्निंग स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनिशियल फीडबैक देखेंगे, बहुत सारी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा फर्स्ट क्वार्टर का, काफी स्ट्रॉन्ग रहा कंपेयर टू एस्टिमेट्स। ओके, गुड मॉर्निंग राजेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ। मैं सेक्टर एलोकेशन देख रही थी सर, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस पर आपका वेटेज 16.5% का है। जिस कदर हमने नतीजे देखे HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक्स के स्पेशली HDFC बैंक, ICICI बैंक और साथ ही फेडरल बैंक्स के नतीजे, ये प्राइवेट बैंकिंग के नतीजे कैसे लगे सर यहाँ पर? और जिस तरीके से स्टॉक में रिएक्शन भी देखने को मिला कल के सत्र में, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? आई थिंक हमारे दो पोर्टफोलियो है मैडम। आप जो देख रहे हैं वो हमारा ट्रिपल ए बर्डिंग बिस्ट है, ये मिड एंड स्मॉल के पोर्टफोलियो है। हमारा फ्लैगशिप जो है वो ट्रिपल ए इंडिया अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो है। तो ये दोनों में बैंकिंग वेटेज अलग है। मिड एंड स्मॉल में 16% बैंकिंग है, और हमारा जो मल्टी कैप है वहां पे 28-29% बैंकिंग है। तो जैसे मैं कह रहा था कि बैंकिंग का ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट हुआ रहा है, और ये ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट के साथ एसेट क्वालिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम था वो था नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम लगातार रहा। तो ये साल नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रॉब्लम भी कम होएगा, और इसके लिए आप देख रहे हो कि बहुत सारे कंपनीज के जो अच्छी बैंक्स है उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी में कोई ज्यादा बड़ा प्रेशर नहीं है। तो ये क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट होएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम में आपको ग्रोथ दिखेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में प्रेशर कम दिखेगा, रिटेल एंड SME में ज्यादा ग्रोथ दिखेगा, और अगर आप एसेट क्वालिटी देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस एज ए सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज NBFC, तो ये सेक्टर पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रहेगा। ऑफ कोर्स वन नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव, कि हर सेक्टर में, हर माइक्रो सेगमेंट में हमें स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच अपनाना पड़ेगा टू एंश्योर दैट वी आउट परफॉर्म। अच्छा राजेश जी, आपकी फार्मा में भी अच्छी प्लेसमेंट है ना, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें पूरा फार्मा इस वक्त बज़ कर रहा है, इंडेक्स इज एट ऑल टाइम हाई। फार्मा और हेल्थ केयर पे आपका क्या व्यू है, और अभी कमिटेड रहे क्या इस सेगमेंट पे एज ए इन्वेस्टर? फार्मा हेल्थ केयर में डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन पर्टिकुलर वो ज्यादा अच्छी लग रही है कंपेयर टू जो कंपनीज में US पे ज्यादा डिपेंडेंट है, वहां पे थोड़ा ग्रोथ कम आएगा। काफी वन टाइम अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर रही थी जो ग्लोबल US फोकस कंपनीज है, तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मा में सेगमेंट है CDMO में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगा। जो US की पॉलिसी भी जो है, जहां पे उन्हें China+1 करना है ज्यादा,
तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे इंडिया की टॉप 5-6 जो सीडीएमओ फार्मा कंपनीज है, पांचों कंपनी ने अपना कैपेक्स का गाइडेंस बढ़ा दिया है पिछले 2 क्वार्टर में। तो उन्हें भी ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, ज्यादा इंक्वायरीज दिख रही है, और ये इंक्वायरीज इट टेक्स टाइम, नॉर्मली 2-3-4 क्वार्टर लगते हैं, और उसके बाद वो आपका मॉलिक्यूल्स का जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 अलग अलग कॉमर्शलाइजेशन वगैरह सब जो होता है वो चालू होता है। तो बहुत बड़ा कैपेक्स ये सेक्टर में होने वाला है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ इसमें संभावना है अगले 2-3-4 साल में। और ये इसमें लास्ट सेगमेंट है हेल्थ केयर में हॉस्पिटल सेगमेंट। तो हॉस्पिटल सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल में बहुत बड़ा कैपेक्स हुआ है, और बहुत सारी नई हॉस्पिटल जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से सेटअप किए अलग अलग लोकेशंस पे, तो वो स्टार्ट हो रही है। तो जो लॉसेस है जो न्यू हॉस्पिटल का FY26 में, वो FY27 और 28 में वो लॉसेस कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको हॉस्पिटल सेक्टर में भी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देगी। सारी स्पेसेस में अच्छी स्ट्रेंथ है और यहाँ पर नजरें रहनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, आप अंडरवेट हैं आईटी स्पैक को लेकर। आईटी क्या अब यहाँ पर आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे जिस तरीके से एक्विजिशंस हो रही हैं एआई कंपनीज को लेकर? आई डोंट थिंक सो। हालांकि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है, टेक्निकल ट्रेड बन सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आईटी अभी भी ग्रोथ की बहुत बड़ी चैलेंज है यहाँ पे। और जिसे जैसे इनोवेशन यूएस में बढ़ता रहेगा, तो मुझे जो लग रहा है कि जो मेमोरी कॉस्ट अभी बहुत हाई है, टोकनाइजेशन कॉस्ट इज वेरी हाई, लेकिन इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइम कि टोकनाइजेशन कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी, तो एआई विल फर्दर एक्सप्लोड। तो ऐसा कहते हैं टेक्नोलॉजी में कि हम शॉर्ट टर्म वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इन लॉन्ग टर्म वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली एआई के लिए भी इतना ही एप्लीकेबल रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ चैलेंजेस बहुत बड़ी है। काफी इंडियन कंपनीज ग्लोबल एक्विजिशंस कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेम सेक्टर में कर रही है, बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सिर्फ एक मार्केट नहीं ऐड कर रहे हैं, बट मुझे कोई बहुत बड़ा उसके अंदर मोट दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ग्लोबल कंपनी टेक ओवर कर रही है, लेकिन इंडिया में तो वैल्यूएशन उनका बहुत हाई है। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ब्रीच भी हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज है वो कैटर तो ग्लोबल क्लाइंट्स को कर रही है, तो उनका वैल्यूएशन ग्लोबल की तरफ ही चालू आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कंप्रेशन भी होएगा, और मुझे लग रहा है अर्निंग्स ग्रोथ भी चैलेंज रहेगी। तो बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा आईटी सेक्टर में। ओवरऑल सेक्टर पे वी आर स्टिल अंडरवेट, और वी आर डूइंग वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच विद इन आईटी सर्विसेज सेक्टर। ओके, चलिए आईटी पे राजेश जी का व्यू है। अच्छा, मैं देख रहा था आपके पोर्टफोलियोज को, फंड्स के, आपका थोड़ा एक्सपोजर है केमिकल बास्केट पे भी। हम एक सीक्वेंस ऑफ क्वार्टर जब थोड़ा अर्निंग्स म्यूटेड रही थी, लेकिन अब एटलीस्ट मुझे फ्रंटलाइन केमिकल बास्केट में बाइंग नज़र आ रही है। आई मीन एसआरएफ लीड करता हुआ, यूपीएल में कुछ बाइंग एफर्ट्स हैं। केमिकल पर आपका टेक क्या है इस वक्त राजेश जी? में 2 सेगमेंट होती है, एक होता है कमोडिटी केमिकल और एक होता है स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल इज ए सेगमेंट जहां पे हम ज्यादा तेजी में है। ऑलमोस्ट हमारे पास कमोडिटी केमिकल वुड बी ऑलमोस्ट वेरी निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। और ये स्पेशलिटी केमिकल के अंदर भी अलग अलग केमिस्ट्री होती है, जैसे कि एक फ्लोरिन केमिस्ट्री है, तो ये फ्लोरिन केमिस्ट्री पे वी आर वेरी बुलिश। दूसरा है बैटरी केमिकल रिलेटेड, जहां पे बहुत बड़ा कैपेक्स हो रहा है। सो ये सेकंड सेगमेंट है जहां पे वी आर वेरी बुलिश। सो अगेन विद इन केमिकल केमिस्ट्री वाइज देखना पड़ेगा। काफी सारी इंडियन कंपनीज है जो ग्लोबल एआई ट्रेड जो हो रहा है, जो डेटा सेंटर का प्ले बन रहे हैं, तो 1 or 2 इंडियन केमिकल कंपनीज दे आर एक्चुअली हैविंग ए मेजर रोल फॉर दिस डेटा सेंटर की जो बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है, उसमें फ्लोरिन केमिस्ट्री का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो यू नीड टू बी अगेन स्टॉक स्पेसिफिक। वी आर नॉट सो मच बुलिश ऑन केमिकल सेक्टर इन जनरल, लेकिन इसके अंदर 2-3 एक अच्छी कंपनीज है जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बन सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है आपको केमिकल स्पेस में। टेलीकॉम को लेकर भी आप राजेश जी अंडरवेट हैं। भारती एयरटेल, वोडाफोन, इंडस्टार, यहाँ पर आने वाले सालों में दमखम नजर नहीं आ रहा? टेलीकॉम सेक्टर अगर आप हमारा जैसे मैंने कहा मल्टी कैप जो प्रोडक्ट है ट्रिपल इंडिया अपॉर्चुनिटी, वहां पे हम टेलीकॉम में ओवरवेट है। जो हमारा बर्डिंग पिस्ट है वहां पे हम टेलीकॉम में अंडरवेट है। तो जैसा आपने राइटली कहा कि कंपनीज जो आपने मेंशन की, तो हमें लग रहा है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, आरपू विल स्टार्ट इंप्रूविंग
और जैसे ही आरपू इंप्रूव होएगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज विल प्ले आउट एंड यू विल सी अच्छा सा प्रॉफिट ग्रोथ आपको टेलीकॉम सेक्टर में ओवरऑल नजर में आएगा. तो टेलीकॉम सेक्टर शुड डू वेल ओवर नेक्स्ट 2-3 years. ओके, टेलीकॉम स्पेस को लेकर आपका पॉजिटिव नजरिया. बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के हर स्पेसेस पे ओवरऑल मार्केट पर अपना व्यू रखने के लिए. एंड